आज मेरी बहू तीसरा बच्चा जन्म देने वाली थी और आज तक मैंने अपनी बहू की सूरत तक नहीं देखी थी, क्योंकि मेरा बेटा अपनी पत्नी को नकाब पहना के रखता था और कहता कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, वह किसी के सामने भी नहीं आती। मैं हर वक्त सोचती थी कि बहू भला मेरे से क्या पर्दा, मेरे से चेहरा छुपाने की क्या ज़रूरत। लेकिन मेरा बेटा मेरे सामने भी बिना नकाब के आने ही नहीं देता था। आज मेरी बहू ने तीसरे बच्चे को जन्म दिया तो मैं नर्स को पैसे देकर कहा कि मेरी बहू को बेहोशी वाली इंजेक्शन लगा दो, मुझे उसका चेहरा देखना है। कुछ देर बाद नर्स मुझे अंदर बुलाई और जैसे ही मेरी बहू का नकाब उतारा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वाह, तो मेरी अजीबो गरीबो बहू मेरे सामने नाश्ता का प्लेट रखकर बोली, माँ जी आपको कुछ और चाहिए? मैं आज अपने जज्बात को काबू नहीं कर पाई थी और बोली, हाँ चाहिए। वह रुक गई और बोली, क्या चाहिए माँ जी? अपने चेहरे से नकाब हटा दो, मैं देखना चाहती हूँ। मेरी बहू की आंखों में गुस्सा उतर आया था। वह अपने नकाब वाले कपड़े को संभालती हुई भाग कर मेरे कमरे से निकल गई थी। ना जाने मेरे बेटे को उसमें क्या नजर आया था जो उसे बहू बनाकर ले आया था। मेरी बहू को शादी करके हुए 4 साल हो गए थे, लेकिन मैंने मेरी बहू का कभी सूरत नहीं देखी थी। खैर, मैं सर झटक दिया और आराम करने के लिए लेट गई। मेरा बेटा जब काम से वापस आया तो अपनी बेटियों के साथ खेलने लगा था। मेरे बेटे की दोनों बेटियां बहुत खूबसूरत थी और दोनों ही मेरे बेटे पर गई थी। मैं दिल से दुआ करती थी, एक बच्ची तो माँ पर चली जाती, कम से कम मेरे को पता तो चल जाता कि मेरी बहू दिखती कैसी है। मेरा बेटा मेरे पास आकर बैठ गया और बोला, माँ आप अपनी बहू से बार बार क्यों फरमाइश करती हैं कि वह अपना चेहरा दिखाए? मैं आपको कितनी बार कहा है वह अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। आपकी संस्कारी बहू है। आपने ही तो कहा था कि आपके लिए संस्कारी बहू चाहिए। मैं निराश रह गई थी। खैर, आजकल की औरतें जरा जरा सी बात पर अपने पतियों को जाकर कह देती है। मैंने अपने बेटे से कहा था कि जहाँ मर्जी वह अपने मन से शादी कर ले, किसी भी लड़की को बहू बनाकर ले आए, लेकिन एक शर्त थी कि वह नेक दिल की हो, संस्कारी और अपने को पर्दे में रखती हो। मेरा बेटा जब बहू लेकर आया तो वह हमेशा नकाब पहनकर इधर उधर घूमती थी। मुझे बहुत तरस आता था कि मेरे कहने पर मेरी बहू हमेशा नकाब पहने रहती है। मैं सोच रही थी कि कैसे भी करके मैं उसकी शक्ल देखकर ही रहूँगी। फिर मेरे बेटे ने कहा कि माँ आपकी बहू माँ बनने वाली है, आपको उसका बहुत ख्याल रखना है। मैं मुस्कुरा दी थी। मैं दिल से ही अपने बेटे की बहू के बच्चे के लिए ईश्वर से दुआएं की थी। शाम हुई तो मेरे बेटे का फ़ोन मेरे पास आया। वह मुझे बोला कि माँ आज मैं अपने काम के सिलसिले से दूसरे शहर जा रहा हूँ, आप अपनी बहू का ख्याल रखना। मैंने बेटे को कहा कि तुम बेफिक्र रहो, मैं बहू का ख्याल रख लूँगी। थोड़ी देर के बाद मेरी बहू मेरे पास आ गई और बोली, आपका बेटा तो घर नहीं आएगा, आप ऐसा कीजिए, आप अपनी दवा खा लीजिए और सो जाइए। मैं भी आराम करने लगी हूँ। मैंने सर हिला दिया तो वो चली गई। मैं जल्दी सोने की आदत थी। जब आधी रात को मैंने पानी पीने के लिए किचन गई तो बहू के कमरे से किसी मर्द की फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। ना जाने इतनी रात को मेरा बेटा कैसे आ गया। मैं बाहर सोफे में आकर बैठ गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी, बस आंख बंद कर ऐसी ही बैठी थी। हॉल का लाइट बंद था। मेरे को ऐसा लगा कि मेरे पास कोई आकर बैठ गया है और जैसे ही आंखें खोल रही थी कि वो मेरे पास से उठकर जल्दी से बाहर की ओर चलने लगा। मैं भी वहाँ से उठकर उसके पीछे गई। मुझे कोई नकाब वाला इंसान लगा। मुझे हैरत होने लगी कि मेरी बहू रात में कहाँ चली गई। कहीं ऐसा तो ना हो कि मेरी बहू और बेटे में झगड़ा हो गया और वह आधी रात को कहीं चली गई हो। मैं जल्दी से उठकर मेरी बहू के कमरे की तरफ चलने लगी, लेकिन मेरी बहू चादर ओढ़े सो रही थी और सोते हुए भी वह नकाब पहनी थी। लेकिन मेरे बेटे का कोई नमो निशान नहीं था। एक अजीब सी डर ने मुझे घेर लिया था। मैं बाहर आकर बिस्तर में बैठ गई थी। मैं आज के बारे में सोच रही थी। ना जाने मुझे बैठे बैठे कितने वक्त गुजर गए थे।
इतनी देर में ही दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरा बेटा खड़ा था। वह अंदर आया और मेरे पास ही बैठ गया था। मैंने कहा, बेटा, आप एक बार आने के बाद दोबारा से कहाँ चल दिए थे? मेरा बेटा ना समझी नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा, माँ, आप ये क्या कह रही हैं? मैं तो कल शाम को गया, अभी लौटा हूँ। मैं हंसी और कहने लगी कि अपनी बुढ़िया माँ को पागल मत समझ। मैं आधी रात को पानी पीने के लिए उठी थी तो मैं तुम्हारी आवाज़ सुनी थी। फिर तुम बाहर चले गए थे, पर तुम नकाब पहन के रखे थे। मेरा बेटा मेरी बातें सुनकर एकदम से हैरान रह गया था। वह मेरे पास से उठकर अंदर अपने कमरे में चला गया था। उन दोनों के झगड़े की आवाज़ आने लगी थी। काफ़ी देर तक वह दोनों लड़ते झगड़ते रहे थे, जबकि मैं हैरान थी कि आखिर माजरा क्या है। इस लड़ाई के बाद हमारे घर की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मेरी बहू अपना काम ख़त्म करके अपने कमरे में ही घुसी रहती थी। मेरा बेटा सारा सारा दिन काम पर रहता था। एक हफ्ता यूं ही गुजर गया था। मेरे बेटे और बहू में कभी लड़ाई नहीं होती थी। अगर हो भी जाती तो दोनों में जल्दी सुलह भी हो जाती थी। वह दोनों एक दूसरे से दूर ही नहीं रह पाते थे। लेकिन पता नहीं, इस बार कुछ और ही बात थी। दोपहर में मैं चाय पीकर आराम करने के लिए लेट गई थी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मुझे दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। मैं चौंक गई, मगर मैं ऐसे ही सोती रही। एक नकाबपोश वाला आदमी मेरे बहू के कमरे में घुस गया। मैं हैरान रह गई थी, कहीं उस रात वाला आदमी तो नहीं है। फिर मैं अपने कान में हाथ लगाकर कहा कि भगवान, मैं अपनी बहू पर शक नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी बहू तो बहुत ही संस्कारी औरत थी और पर्दे में ही रहती थी। मैं आज तक मेरी बहू में कोई बुराई नहीं देखी थी। बस मेरे को एक ही बात का अफसोस था कि वह मुझे अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाती थी। वह हर वक्त नकाब में ही क्यों रहती है? मैं इस बात को भी उसकी शराफत समझकर चुप रह जाती थी। इसलिए मैंने सोच लिया कि इस सच्चाई का मुझे खुद पता लगाना है, तभी मैं उस नतीजे पर पहुंच सकती हूँ कि उस रात नकाब में आने वाला व्यक्ति कौन था। मैं धीरे से उठी और धीरे धीरे एक एक कदम चलते हुए मेरी बहू के कमरे पर पहुंची और कमरे के पास जाकर खड़ी हो गई थी। मेरी बहू की फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी। बहुत देर तक मैं दरवाजे पर खड़ी रही तो मुझे बहुत देरी में वहाँ एक आदमी की फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। मैं 2 कदम पीछे हट गई थी और अपने कमरे में आकर रोने लगी थी। न जाने मेरी बहू कहाँ से रास्ते पर चलने लगी थी। मेरा एक ही बेटा था। अगर मेरी बहू मेरे बेटे के साथ धोखा करती है तो मैं यह कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। मैं जल्दी से अपने बेटे को फ़ोन मिलाकर घर बुला लिया था। अभी 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि मैं उसे नकाबपोश आदमी को घर से निकलते हुए देखा था। मैंने अपना माथा पीट दिया। आधे घंटे बाद जब मेरा बेटा आया तो बड़ा परेशान सा लग रहा था। सबसे पहले आकर मेरे बेटे ने मेरी तबीयत की पूछी थी। मैंने अपने बेटे को समझाया कि मैं तो ठीक हूँ, पर बहू ठीक नहीं लग रही है। वह गुस्से से बोला, क्यों माँ, उसने फिर क्या किया? मैं डर गई कहीं मेरा बेटा अपनी पत्नी को तलाक ही ना दे दे, क्योंकि इन दोनों की तो अभी तक सुलह भी नहीं हुई थी। खैर, जो कुछ भी था, मैं अपने बेटे से गद्दारी नहीं कर सकती थी। मैंने अपने बेटे को साफ साफ बता दी कि तुम्हारे कमरे से एक और नकाबपोश आदमी की आवाज़ आ रही थी। मेरा बेटा गुस्से से चिल्लाने लगा और मेरा बेटा बहू को चिल्लाते हुए कहा, संजना, तुम बाहर आओ। मेरी बहू डरे सहमे हुई बाहर आई थी। डर के मारे उसका रंग पीला पड़ चुका था। मेरे बेटे ने गुस्से से कहा, माँ, यह क्या कह रही है? तुम्हारे कमरे में आज कौन आया था? मेरी बहू रोने लगी और कहने लगी, माँ जी, झूठ तो मत बोलिए, मेरे कमरे में भला कौन आएगा? मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं सोई हुई थी। मेरे बेटे ने सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखा था। मैंने कहा, बहू, तुम आज सच क्यों नहीं बता देती हो कि तुमसे मिलने कौन आता है? मेरी बहू ने एकदम से कान में अपने हाथों को लगा लिया था। माँ जी, ऊपर वाला देख रहा है, मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम तो मत लगाइए। आप तो शुरू दिन से ही मुझे
स्वीकार नहीं कर पाई थी, इसलिए मेरे खिलाफ साजिश करती फिरती रहती हैं। मेरा बेटा गुस्से से उठा तो मैंने उसका हाथ थाम कर बैठा दिया। बहू, शायद मुझे कोई गलतफहमी हो गई, मुझे माफ़ करना, तुम जाओ, जाकर आराम कर लो। मेरा बेटा मुझे देखता रह गया। मेरी बहू चली गई। फिर मैं अपने बेटे से बोली, बेटा, हमें इसको रंगे हाथों पकड़ना है, नहीं तो ये हर बार मुकर जाएगी। मेरे बेटे ने कुछ सोचते हुए सर हिला दिया था। मेरी बहू सारा दिन काम करती, बच्चों की देखभाल करती, मेरा ख्याल रखती, हालांकि खुद उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। मेरा दिल उसके लिए दुखी भी हो जाता था। मैं हमेशा सोचती रहती थी कि आखिर हकीकत क्या है। यूं ही दिन गुजरते गए और मेरी बहू का पेट बढ़ता गया, लेकिन आज तक मैं उसकी शक्ल और सूरत देखने से दूर थी। एक दिन बहुत बरसात हो रही थी। मेरा बेटा भी काम वाली जगह पर फंस चुका था। मैं अपने कमरे में बैठी थी। मैं किसी को घर में अंदर आते हुए देखा था। मैं उठकर कमरे की खिड़की में खड़ी हो गई। मैंने देखा वही नकाब वाला आदमी मेरी बहू के कमरे में दाखिल हो गया। मैं अपने बेटे को फ़ोन किया। मेरे बेटे ने कहा कि माँ, मैं बस 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। और वह जैसे ही पहुँचा, मैंने कहा कि वह नकाबपोश वाला आदमी अभी तुम्हारी बीवी के कमरे में ही है। बरसात अब बंद हो चुकी थी। मेरा बेटा अपने कमरे के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया था। वह बहुत देर तक अपने दरवाजे पर ऐसे ही खड़ा रहा और आहिस्ता आहिस्ता बैठ गया। बैठकर रोने लगा था। मैंने सोचा, क्या माजरा है। मैं हैरत में थी कि आखिर क्या हो रहा है। मेरा बेटा सिसक सिसक कर रोने लगा था। फिर मेरा बेटा दरवाजे के पीछे छुप गया। वो नकाबपोश जल्दी से हमारे घर से निकलकर बाहर चला गया था। मेरी बहू घर के इधर उधर चल फिर कर इस बात की तसल्ली कर रही थी कि कहीं मेरा बेटा घर तो नहीं आया। फिर मेरा बेटा मेरे कमरे में आ गया। मैं बोली, बेटा, तुमने उसे पकड़ क्यों नहीं लिया? आज तो तुम मौके पर पहुंच गए थे ना। माँ, पहले बच्चा हो जाने दीजिए। इससे पहले मैं गलत कदम उठाना नहीं चाहता हूँ। मैं कुछ दिन इंतज़ार करना चाहता हूँ। मैं चुप होकर रह गई थी। इस घटना को हुए 3 दिन ही गुजरे थे कि मेरी बहू दर्द से तड़पने लगी। माँ जी, मुझे अस्पताल ले जाइए, डिलीवरी का वक्त आ गया है। मैं जल्दी से अपने बेटे को फ़ोन करके बुलाया। हम बहू को लेकर अस्पताल पहुँच चुके थे। आज मेरे पास मौका ही मौका था। मेरे दिमाग में भी काम करना शुरू कर दिया था। मैं जल्दी से नर्स के पास गई और नर्स के हाथ में नोट रखते हुए कहा, मेरी बहू को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दो, मैं उसकी शक्ल देखना चाहती हूँ। नर्स ने बड़ी हैरत से मेरी तरफ देखा था, फिर पैसों को देखकर मान गई थी। एक बार आपकी बहू का बच्चा जन्म ले ले। फिर 3 घंटे बाद नर्स बाहर आई और फिर बोली, मुबारक हो, आपके घर पोता हुआ है। मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं रही थी। फिर थोड़ी देर बाद उसी नर्स ने मुझे इशारा करते हुए कमरे में आने को कहा। उठकर बहू के कमरे में गई। फिर सामने वाला मंजर देखकर मेरी तो रूह कांप गई। वो मुझे 25 साल पीछे ले गई। मेरा नाम मंजू है। हम 2 भाई बहन थे। मुझसे बड़ा भाई, फिर मैं। मेरी एक चचेरी बहन थी जिसका नाम रवीना था। मेरे चाचा चाची इस दुनिया में नहीं हैं। हम दोनों बहनें बड़ी लाडली थी। पूरे घर में हर कोई हमसे बहुत प्यार करता था। क्योंकि मैं बड़ी थी और घर की पहली लड़की थी, इसलिए मेरी जायज़ नाजायज़ मांगे पूरी की जाती थी। मेरी शादी मेरे पसंद के लड़के से हुई थी। कुछ महीनों बाद मेरी सास का देहांत हो गया था। मेरी सास की दस्तकर्म के पहले मैं अपनी चचेरी बहन रवीना को हाथ बटाने के लिए बुलाई थी। दस्तकर्म के दिन मैंने पूरे घर का इंतजाम किया था। उस दिन जब मैं थक हार कर थोड़ी देर के लिए छत पर जाकर आराम करने लगी तो मेरा पति समीर भी वहीं आ गए थे और कहने लगे, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मैं बड़ी हैरत थी। आखिर किस बात की माफ़ी मांगने आए हैं? वह रोने लगे थे और मैं भी रोने लगी थी। तुम्हारे रोने से तुम्हारी माँ की आत्मा को ठेस पहुँचेगी, चुप हो जाइए। फिर उसने कहा, मैं जो करने वाला हूँ इससे तो मेरी माँ की आत्मा तड़प उठेगी। फिर कहा, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, बोला और छोड़कर चला गया था। मैं वहीं बैठकर रोने लगी थी। फिर मैं भाग कर नीचे गई।
तो मेरी चचेरी बहन लापता हो गई थी। मैं भागकर मेरी बहन के कमरे में गई। वहाँ एक चिट्ठी पड़ा था। मेरी ही नज़र उस पर पड़ी थी। मैंने ही उस चिट्ठी को उठाकर पढ़ी। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि मैं और शमीर एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और जुदाई हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। दो बहनें एक ही मर्द के पास नहीं रह सकती, इसलिए उसने तुम्हें तलाक दे दी। मैं वह खत पढ़कर वहीं चक्कर खाकर गिर गई। जब मुझे होश आया तो मैं अपने बड़ा भाई को अपने पास खड़ा हुआ पाया। बड़े भाई ने कहा कि वह मेरी बहन को और शमीर को कहीं से भी ढूंढ कर निकालेंगे और उन्हें कड़ी सजा देंगे। मगर मैं अपने बड़े भाई के सामने हाथ जोड़ दी थी और बोली, आप मुझ पर यह जुल्म मत कीजिएगा। मैं ज़िंदगी में उन दोनों का कभी सामना नहीं करना चाहती। फिर उस दिन के बाद मेरी बहन और शमीर का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया था और मेरी ज़िंदगी की परीक्षा की घड़ी आ गई थी। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढते तो लोग कहते, अगर आपकी बेटी इतनी ही अच्छी होती तो इनको तलाक क्यों मिलता। मुझे बहुत दुख झेलनी पड़ी थी। मैं दिन भर घर में छुपी पड़ी रहती थी, सारी सारी रात रोती रहती थी। फिर मेरे लिए सतीश का रिश्ता आ गया और मैं शादी करके आ गई। सतीश ने मुझे बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया, मुझे सब कुछ दिया, लेकिन मैं अपने अंदर से वह गुजरा अतीत नहीं निकल सकती थी जो मुझे मेरी चचेरी बहन से मिली थी। इसलिए मैं अपने बेटे को हर लड़की से बचा कर रखती थी। मुझे हर लड़की पर शक होता था, इसलिए मैंने अपने बेटे के लिए अपने से कोई रिश्ता नहीं ढूंढा। मैंने उसे खुद से रिश्ता ढूंढने के लिए छोड़ दी थी। मैंने कहा, तुम्हें जो लड़की पसंद आएगी उससे शादी कर लेना। जो शादी करके ले आयो वो हमेशा पर्दा में ही रहती थी। मगर आज रात उस लड़की के पर्दे का भी भरना फूट गया था। मैंने खामोशी से उस कमरे से बाहर आ गई, अपनी पोती को गोद में लिया और घर आ गई। मेरा बेटा भी बहुत खुश लग रहा था। 3 दिन बाद मेरी बहू घर आई थी। मैं अपने पोते के पास बैठी और उसे प्यार करने लगी थी। मैंने पूछी कि बहू कैसी हो। मेरी बहू की सिर्फ आंखें ही नजर आ रही थी, लेकिन वह खामोश थी। सच क्यों नहीं बता देती हो, वो आदमी कौन था। वह रोते हुए बोली, मेरी माँ तो 10 साल पहले ही कैंसर की बीमारी से इस दुनिया से चल बसी है। मरते दम तक, जिंदगी की आखिरी दम तक उसके जुबान पर सिर्फ आप ही का नाम था। कहती थी कि मुझे मंजू की हाय लग गई है। मुझे कुछ भी नहीं मिला। मैंने अपने रिश्ते खोए समीर को पाने के लिए, मगर वह भी मेरा ना बना। संजना बहू शमीर और मेरी बहन रवीना की बेटी थी। मैं जब नर्स को बेहोशी का इंजेक्शन लगाने को कहा और वो बेहोश थी तो बहू के कमरे में गई तो मेरी चचेरी बहन की जवानी का हूबहू जवान शरीर देखकर मैं हैरान रह गई थी। मेरी बहू अपनी माँ की 2 कॉपी थी। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी। बहू ने कहा, मैं जब से होश संभाला था मैंने अपने माँ बाप को लड़ते झगड़ते ही पाया था। वह माँ से हमेशा कहते थे कि मैं तुम जैसी कोयले की खातिर एक चमकता हीरा गंवा दिया है। मेरे पिताजी आपको भूल नहीं पाए थे और मेरी माँ इस गम को दिल से लगाकर इस दुनिया से चल बसी। फिर मेरी और आपके बेटे की शादी भी अचानक हो गई थी। जब मैं विदाई होकर यहाँ आई तो आपको देखकर मेरे ऊपर तो संकट के बादल छाने लगे, क्योंकि आपकी बहुत सी तस्वीर हमारे घर पर थी। मैंने आपके बेटे को सारी कहानी सुनाई तो आपके बेटे ने कहा कि मैं हर वक्त नकाब पहन के रहूँगी, वरना बिना वजह आप मुझे तलाक दिलवा देती। और आपके बेटे ने मुझसे वादा किया था कि मेरा चेहरा आपको कभी नहीं देखने देंगे। मैंने यह वादा भी निभाया था, लेकिन फिर मेरे पिताजी जिद करने लगे कि आपको एक झलक देखना चाहते हैं, वह आपसे मिलना चाहते हैं। इसलिए मेरे पिताजी छुप कर नकाब पहनकर आते थे। मैंने यह बात आपके बेटे से इसलिए छुपाई थी क्योंकि आपका बेटा मेरे घर वालों से मिलने से रोकते थे। मेरी बहू से जब मैं ये बातें सुनी तो मेरा दिमाग घूम चुका था। मैंने अपने पोते पोतियों की खुशी में समीर और मेरी चचेरी बहन को माफ़ कर दिया था। तुम 100 बार जाकर अपने बाप से मिलो, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मेरे मरने से पहले तुम्हारे बाप को यहाँ कभी आने मत देना। मैं उसका सामना नहीं कर पाऊँगी। मेरी बहू ने मेरे पास आकर मुझे गले से लगा लिया था।
मेरे बेटे ने भी मुझे माफ़ी मांग ली थी। मैंने दिल बड़ा कर लिया था। उस बुरे वक्त को दोबारा से ज़िंदगी में नहीं आने देना चाहती थी। मेरा बेटा और मेरे पोता पोतियाँ ही मेरी ज़िंदगी, असल ज़िंदगी थी। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।